साहित्य कला संवाद के 737वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मंच हमें कला संस्कृति भाषा अकादमी ने प्रदान किया है, जिसके लिए हम कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव आदरणीय श्री करम सिंह जी का और इसके संपादक आदरणीय श्री हितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके लिए हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का भी बहुत बहुत आभार, जिसने कोरोना काल में और उसके बाद भी इस संवाद के सफर को जारी रखा है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोहर खुशलानी जी। आदरणीय मनोहर खुशलानी जी बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं। ये भूतपूर्व मेहमान प्रशिक्षक रहे हैं गेस्ट फैकल्टी FTII में और भूतपूर्व मेहमान प्राध्यापक रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मेहमान प्राध्यापक IIT दिल्ली में, भूतपूर्व मेहमान प्राध्यापक IGNCA मीडिया सेंटर में, भूतपूर्व मेहमान प्राध्यापक AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामा मिलिया इस्लामिया में, भूतपूर्व हेड ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड चीफ जनरल मैनेजर एट स्कॉट विल्सन ग्रुप, भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ मीडिया एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन, भूतपूर्व ज्वाइंट एडवाइजर एट CBIP न्यू दिल्ली। ये मेंबर एक्सपर्ट हैं कमेटी के दूरदर्शन और प्रसार भारती में, मेंबर गवर्निंग बॉडी सिंधी अकादमी गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी भारत रंग महोत्सव, मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक्स NSD 2017-18 में थे और पैनलिस्ट हैं NDTV, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, AB टीवी, TV9 न्यूज 24 चैनल 1 ANI न्यूज, और ये स्वतंत्र रूप में एडिटर इन चीफ हैं स्टेज बज मैगजीन के मैगजीन ऑन कल्चर, वन वर्ल्ड पोर्टल में ये वाटर एंड एनवायरनमेंट का ये कार्यक्रम ये चलाते हैं, देखते हैं यहाँ। और इनके बारे में अगर सारा बताना चाहें तो एक एपिसोड इसी के लिए चाहिए। ये निर्माता भी हैं, कलाकार भी हैं। तो आदरणीय मनोहर जी, आप एक बहुआयामी व्यक्ति हैं, बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं। ज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, रंगमंच, सिनेमा व आधुनिक विधाओं में कंप्यूटर आदि के विशेषज्ञ हैं और NSD में एनिमेशन विषय भी पढ़ाते रहे हैं। आपकी यह रुचियां बहुआयामी हैं। इनके बीच में आप संतुलन कैसे रख पाते हैं? आपसे गुजारिश है, आप मैं बहुत कुछ बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय जल आयोग में, डैम्स डिजाइन एंड रिसर्च विंग में, इन सब चीजों से पहले, ये रिटायरमेंट के बाद की सारी उपलब्धियां हैं। उससे पहले केंद्रीय जल आयोग में मैं डायरेक्टर था इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में और नेशनल वाटर एकेडमी में, और जगह जगह पे था। और वहाँ मैंने बहुत सारे बांध और जल के स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन किए हैं। और कला में मेरा रुचि, अब क्या बताऊं मैं आपको, कि कॉलेज जब बिट्स पिलानी में था, हाँ सर, तो तब मैंने कार्टून बनाने शुरू किए थे और थिएटर में मेरा रुझान तब हुआ था। तो भारत सरकार का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको क्रिएटिव चीज़ों में बहुत प्रोत्साहन मिलता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और टेक्निकल चीज़ें, आप अगर आप काम अच्छा करो, टेक्निकल चीज़ों में अच्छी ध्यान दो,
तो बहुत कुछ आप लाइफ में संतुलन इसलिए पाया जा सकता है कि अगर आप, मैंने देखा है कि अगर इंजीनियरिंग जैसे लोग कहते हैं ड्राई सब्जेक्ट है, हाँ जी सर। तो ड्राई सब्जेक्ट तब है जब आप दिन भर मैथमेटिक्स करते रहो, क्योंकि मैं तो डिज़ाइन विंग में था, तो हाँ जी सर। तो वो ड्राई हो सकता है, लेकिन शाम की जो मेरी प्रक्रिया होती थी वो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मैं, मेरे पिता भी केंद्रीय जल आयोग में पहले रहे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था रिलैक्सेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ एक्टिविटी। वाह। तो ये मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी उनसे कि मुझे रिलैक्स नहीं करना है, मुझे अपना क्रिया बदल देनी है और उससे मेरे रिफ्रेशमेंट हो जाती है। बहुत सुंदर सर। तो ये यानी एक संतुलन लाने का तरीका तो ये है कि आप along with your profession you should also develop yourself artistically and creatively. ओके, एक तो एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या है हाँ। कि अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान शुरू से रहा है। कॉलेज से जब 20 वर्ष का था तब से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा खिंचाव भी था, along with other things। तो मेडिटेशन में तब से कर रहा हूँ ओके सर। और कोशिश करता हूँ दिन में 2 बार, एक बार सुबह प्रातः को और एक बार शाम को, अगर समय मिलता है शाम को। तो प्रातः की मेडिटेशन तो करता ही करता हूँ। तो उससे दूसरा आप ये देखिए कि उससे दिमाग का संतुलन बहुत अच्छा बैठता है। मैं नौजवानों को हमेशा सलाह देता हूँ कि आप लोग जितना जटिल काम आप करते हो उतना ही आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा वो रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो इन चीज़ों में संतुलन लेते हुए, और दूसरी चीज़ यह है कि यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ। आप जो भी कोशिश काम करो उसमें अगर लुत्फ लेते हो, कैसे लुत्फ लोगे कि एक मधु विद्या है कि हर चीज़ में आप ये देखो कि मैं ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि आप विवाह नहीं करो और संभोग मत करो या ऐसे सब की, वो सब गलत चीज। ब्रह्मचर्य ब्रह्म में विचरण करना, हर प्रक्रिया के साथ आप ब्रह्म को सामने लाओ। वाह। अगर एक कहावत है, मैं अब थोड़ा विषय से दूर हट के जा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि एक बार एक शिष्य थे, उनका नाम याद नहीं है, बहुत बड़े, बाद में बहुत महान भक्त बन के गए। तो उनको गुरु ने बताया कि हर चीज में भगवान को देखो। एक बार वो सड़क पे जा रहे थे, हाथी भागता हुआ आया, तो उनका तो ब्रह्मा है, और उन्होंने हाथ जोड़ दिए और हाथी ने उसको लात वात मार के सूंड से उठा के पटक दिया। अस्पताल में जब गुरु उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा आप तो कहते थे हर चीज में ब्रह्मा है, मैंने सोचा कि हाथी जो है उसमें ब्रह्मा है, मैंने उनको हाथ भी जोड़े, उन्होंने उठा के पटक दिया। तो उनके गुरु ने बोला कि अच्छा हाथी ब्रह्मा था, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था? कहता महंत बैठा हुआ था। उसने आपको बोला कि हटो हटो हटो? हाँ उसने बोला, तो वो ब्रह्म नहीं था क्या? तो ये मतलब, ये अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप ये सोचते हो कि ब्रह्मा मेरी इंटरव्यू ले रहा है, तो ये शिव जी की कहावत है कि शिव जी मीठे भी थे और कठोर भी थे। उनके मीठे, उनके भोलानाथ जैसे बोलते हैं, उनके मीठेपन से तो लोग प्यार करते ही थे, लेकिन उनकी कठोरता की वजह से भी उनसे प्यार करते थे। तो इन सब चीजों का मिश्रण जो है ये कला है लाइफ में। दुख सुख, खुशी, गुस्सा, शांति का नेचर, ये कलाकारी है। और अपनी सारी जब माइंड आपका फ्री रहता है तो आप टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और हर चीज में लुत्फ ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो संतुलन इसलिए है कि मैंने हर चीज, मैंने खूब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं अपने को बिजी रखता हूँ। रात को अपने ब्लॉग पे काम करता हूँ या कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। एक जमाने में मैं पायनियर में क्रिटिक था, पायनियर मंडे में, तो वो रात को लिखता था बैठ के अपनी रिव्यू, दूसरे दिन छपता था रिव्यू उसके। तो ये यही है कि अपने को, भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि
जो सर, मेरे ये पिताजी ने मुझे बताया। हाँ जी, हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। ये सर, आप विज्ञान के क्षेत्र में भी रहे, कला के क्षेत्र में भी रहे, तो क्या विज्ञान और कला बिल्कुल अलग चीजें हैं, या विज्ञान में कला भी है, कला में विज्ञान भी है? आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि विज्ञान में कला है और कला में विज्ञान है। अब जैसे देखिए, तो मैं सर, इंजीनियरिंग। ये आपने आरंभ से ये जो शिक्षा ली, बोलिए बोलिए सर। नहीं नहीं, वो आप पूछिए, सवाल पूछिए। सर, ये आपने ये जो नाटक हैं, नाटकों की तरफ आपकी रुचि कहाँ से हुई, ये कैसे आप इधर को आए नाटकों के क्षेत्र में, और ये एनिमेशन, कार्टून? इन सब का आपस में रिश्ता है। जैसे कॉलेज में मैं थिएटर करता था, ठीक है, मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी, द ब्रिज। उससे मेरा रुझान व पिलानी में बहुत अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलता था। वहाँ पे ग्लाइडिंग क्लब था जहाँ पे मैंने ग्लाइडिंग सीखी। ठीक है। एनसीसी एनसीसी भी वहाँ पे था। फोटोग्राफी क्लब था जो डार्क रूम बना के दिया था उन्होंने। तो उन्होंने, और हमने एक मैगजीन खोल निकाली थी स्टूडेंट्स ने मिलकर, बिट्स बीट। तो उसमें मैं कार्टून बनाता था, तो उससे मेरे कार्टून में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से कल्चर में तो इंटरेस्ट था ही। अब आप कहेंगे एनिमेशन कहाँ से आया? अब देखिए, जब मैं डैम बनाने शुरू किए तो उसमें हम 3D मॉडलिंग करते थे डैम्स की। जैसे तो तीन तरफ से फोर्सेस आ रहे हैं तो उसकी जी। कैसे मॉडलिंग होती है, तो उससे एक आइडियाज करके एक सॉफ्टवेयर था, उससे हमने 3D ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग वगैरह सब सीखी। और 3D मॉडलिंग से मेरा 3D एनिमेशन की तरफ झुकाव हो गया, क्योंकि सिमुलेशन करते थे हम कि इसको इस इतने से फोर्सेस आएंगे तो डैम कितनी मुड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाए, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लोड होगा। तो सिमुलेशन से, क्योंकि आर्ट में मेरा इंटरेस्ट था, कार्टूनिज्म मैंने करनी शुरू की, तो उसकी वजह से वो उसको मैंने उसी ज्ञान को आगे ले जाके मैं एनिमेशन सेल्फ खुद ही सीखा, खुद ही पढ़ा, खुद ही कुछ किया। अब थिएटर में आप पूछोगे, एक तो थिएटर कॉलेज में किया, दूसरा एक बार मैं जब थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में था तब स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिल रही थी, बहुत बड़ा संकट आ गया था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। मैं बाई चांस दिल्ली आया। दिल्ली में ओके। मैंने वहाँ पे एक ललित कला एकेडमी है, ओपन एयर ऑडिटोरियम, आजकल वो नहीं चलता है, पर पहले एम्फी थिएटर था। नहीं, त्रिवेणी कला संगम, सॉरी, त्रिवेणी कला संगम में एक एम्फी थिएटर ऑडिटोरियम था। वहां पे बीएम शाह का एक नाटक चल रहा था, त्रिशंकु। त्रिशंकु क्या है? त्रिशंकु जो ऊपर स्वर्ग और नर्क के, अर्थ के, जमीन के बीच में लटका हुआ था, ना इधर का था ना उधर से। तो उन दोनों के अच्छा। स्टूडेंट्स की अवस्था यही थी कि पढ़ तो लिया उन्होंने लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। वो त्रिशंकु की हालत थी। उसके ऊपर बीएम शाह नाटक किया था, और नाटक के बीच में लोगों ने उठ के टमाटर फेंकने शुरू कर दिए ऑडियंस पे, ओ एक्टर्स पे। और वो कुछ एक्टर कुछ कहता तो ऑडियंस उठ के कहता, जी तुम गलत कह रहे हो, तुमको ये कहना चाहिए था, वो कह। मैं सोचा कैसे बदतमीज आदमी है, नाटक नहीं देख रहा। उसको मैंने डांट भी दिया वहां बैठे बैठे। फिर मुझे पता चला कि ये तो एक्टिंग का हिस्सा था। शाहजी ने वो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियंस पार्टिसिपेशन, वो एक्टर्स बैठे वैसे ऑडियंस के बीच में। मैंने कहा ओके। यार, ये थिएटर तो बड़ी गजब की चीज है। तो तब से मुझे हुआ कि मुझे जब मौका लगेगा तो मैं थिएटर करूंगा। तो इस एनिमेशन में ये जो नाटक हैं आप, या निर्माता हैं, निर्देशक हैं, तो इसमें कैसे हेल्प किया आपका इस एनिमेशन ने नाटकों के लिए, नाटकों के क्षेत्र में, या अब जो और आप अब मैं, फिल्मों के क्षेत्र में कहीं, ये हाँ मैं एनिमेशन बताऊं कैसे हेल्प किया आपको? एनिमेशन क्या है, क्या कि मैं जब थिएटर करता था तो मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग थिएटर वाले एक्टर लोग जो सब कुछ थे, वो थिएटर की कला में तो बहुत निपुण थे,
एक्टर थे, अच्छा डायरेक्टर भी अच्छी डायरेक्शन देते हैं। लेकिन हर चीज़ को काम, अब जो नेशनल स्कूल ड्रामा में स्टूडेंट जो थे वो पेंसिल से बनाते थे, सेट डिज़ाइन वगैरह वगैरह। तो मुझे एक बार ऐसे ही जान पहचान तो मेरी हो गई थी, बिकॉज पहले पहले तो अखबारों में मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ बहुत छपती थी, बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने लगे थे मुझे। और फिर बाद में पायोनियर ने खुद मुझे को बोला कि तुम शाम के टाइम पे तो यहाँ नाटक देखने आते हो, तुम रिव्यू लिख दिया करो, रिहर्सल कर। तो उन्होंने मुझे क्रिटिक बना दिया ओके। पायोनियर का। तो फिर मेरे मेरे किसी किसी एजेंसी के किसी प्रोफेसर से बात हुई। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी हम लोग, उन दिनों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं थिएटर में, विदेशों में तो हो रहा है। क्या तुम सलाह दोगे? तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, हमारे स्टूडेंट्स को बता दो। पता चला कि नेशनल स्कूल ड्रामा में एक ही कंप्यूटर था। उन दिनों फिर मैंने उसी कंप्यूटर से 4-5 डिज़ाइन स्टूडेंट्स को लेके मैंने उनको 3D मॉडलिंग सिखा दी। मैंने कहा इसके हेल्प से आप डिज़ाइन कर सकते हो। पोस्टर डिज़ाइन सिखाया उनको, वो भी कंप्यूटर के ऊपर। तो उससे उसने पोस्टर बनाना शुरू कर दिया। ब्लॉकिंग, एक ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी होती है थिएटर में कि आप आदमी को यहाँ खड़ा करो, डायरेक्टर एक्टर्स को बताता है यहाँ खड़ा करो, अब यहाँ बैठ जाओ, अब ये बोल के एकदम खड़े हो जाओ, एक्शन को अपने मूवमेंट के साथ कनेक्ट करो। उनको आपस में एक तरह का डांस होता है। अगर आप देखें तो एक्टर्स की पोजीशन जो बदलती, मैं अभी प्रोसीनियम स्टेज की बात कर रहा हूँ, नुक्कड़ नाटक भी मैंने बहुत किया है सोशल इशू को लेकर के, लेकिन प्रोसीनियम स्टेज में आप देखोगे तो आपको ध्यान नहीं होता कि आपको पता भी नहीं लगता कि एक्टर यहाँ से उठ के कब गया, क्यों बैठा, क्या क्या, बिल्कुल नेचुरल वे में वो करता है। तो उसके लिए डायरेक्टर को ब्लॉकिंग करने के लिए उससे पहले अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, या कभी कभी ऑन द स्पॉट सेट पे बैठ के एक्टर्स को इन्वॉल्व करके उसको दिमाग लड़ाता है, अब यहाँ मूव कर, यहाँ मूव कर। तो प्लानिंग में अगर आप उसको 3 डायमेंशन स्टेज की अपने सेट बना लिया, उस एक्टर्स को जैसे उसका चेस्ट के मोहरे होते हैं ना, तो इधर उधर मूव कर रहे हो आपस में, एक दूसरे को कवर नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ स्टेज पे, मैं आके एकदम आगे भाग के खड़ा हो जाता हूँ, मैं जिस बंदे से बात कर उसको कवर कर देता हूँ, तो मुझे नहीं करना है, तो मैं पोजिशनिंग कैसे करूँगा? तो आप कंप्यूटर पे भी उसको ट्राई कर सकते हो। और तो ये चीज़ें जो थी ये तो डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में तो काम आती है, लेकिन वो एनिमेशन यहाँ पे भी काम आती है। सर, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप एज गेस्ट फैकल्टी जाते रहे, वहाँ और भी लोग जो प्रोफेसर्स हैं वो आते होंगे, वो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा होगा, और वो तो उस के कुछ संस्मरण, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ उनके साथ इंटरेक्शन, कौन कौन आपसे मिले और कैसी कैसी विधाएं, जैसे बादल सरकार जी वो भी वहाँ थे, अलकाजी जी थे, तो उनके साथ कैसे संबंध आपके रहे और क्या क्या आपने एक दूसरे के साथ शेयर किया सर? अच्छा, बादल सरकार के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं आपको पहले बताऊं कि मेरा जब ये था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था बस के, मोटरसाइकिल का बस के साथ, और 2 साल में प्लास्टर में था। ठीक है। और प्लास्टर में निकल के अभी मुझे वॉकिंग स्टिक मिली ही थी, तो मुझे आया कि मैं अपना हिल गया हूँ, 2 साल में प्लास्टर में रहा हूँ, और अब मुझे अपनी लाइफ को और मोड़ देना है। तो मुझे याद आया कि कॉलेज में मैंने जो नाटक देखा था, मैं थिएटर करने जाऊँगा। उस टाइम पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक ऑडिशन चल रहा था किसी प्ले का, IIC थिएटर क्लब शुरू हो रहा था वहाँ पे। मैं वहाँ वॉक उसके साथ 2 क्रचेस के साथ पहुँच गया। सोनू कृष्ण थी उस टाइम IIC की थिएटर क्लब की। जी सर। मैंने बोला, मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं नॉर्मल हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ क्या, मैं सिर्फ वॉकिंग स्टिक पे जा रहा हूँ, ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि जैसे ये है ही नहीं, मेरे पास क्रचेस है ही नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। उन्होंने कहा मुझे रोल चाहिए। तो सोनू कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं बोला, शी रिस्पेक्टेड मी, कि कोई बोलना नहीं चाहता है आपके बारे में,
और उसको मैंने बताया भी नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं क्यों वॉकिंग स्टिक पे हूँ। उसने मेरे को कुछ लाइनें दे दी पढ़ने के लिए, पढ़ा। उससे बोला ठीक है। और उस टाइम डायरेक्टर पहला नाटक था, बादल सरकार का ही नाटक था, इसलिए मैं उनका नाम लेके आया हूँ। देयर इज नो एंड, शेष नहीं, बंगाली का नाटक। ठीक है। उसमें उन्होंने मुझे उसके डायरेक्टर तेजेश्वर सिंह से मिलाया। तो तेजेश्वर सिंह ने मेरे से पढ़वाया, अंग्रेजी में नाटक था। उसको क्या लगा मेरे बारे में, उसने कहा मैं तुम्हें रोल दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले में। उस नाटक में एंड में, नियर द एंड, एक कैरेक्टर आता है, उसका नाम आनंद था। और वो जब कर्टन, जो अंधेरा होता है, तो तब मुझे ग्रीन रूम से निकल के और उस कटघरे में, कोर्ट रूम में खड़ा होना था। मुझे बहुत जबरदस्त उस प्ले, उस मेरी स्टेट, मेरी जो 10-15 लाइनें हैं, उससे नाटक खत्म होता था। इतना बड़ा रोल, मुझे पहला रोल, पहला नाटक, विदाउट पास्ट एक्सपीरियंस, सीधा मुझे ना। और वो मैंने नाटक किया। और नाटक ऐसे किया कि जब अंधेरा था तो मैं अपनी वॉकिंग, वो जो क्रचेज हैं, उनको ग्रीन रूम में रख के और पकड़ के उसको खड़ा हो गया, जैसे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल। और मैंने नाटक बहुत अच्छी तरह से संभाला, रोल को बहुत अच्छा किया और मुझे पसंद किया गया। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का थिएटर क्लब 2 साल चला और मुझे जो भी डायरेक्टर आया उसने मुझे काम दिया, आइदर ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज। और मैं तब तक मेरी छड़ी वड़ी भी छूट गई और मैं थिएटर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। और मतलब उसके बाद रसी बासलो मेरी नेक्स्ट डायरेक्टर थी, उन्होंने एक नाटक पकड़ा था, छाया नाटक, उस पर 10 का नाटक था। उसमें तो मुझे बहुत अच्छा रोल, कॉमिक रोल मिला था, वो मैंने किया। और थिएटर अपने आप मेरे ऊपर आ गया, मेरे अंदर आ गया। अब मुझे याद है, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। तब मैं मेन थिएटर, मंडी हाउस के थिएटर से जुड़ा हुआ नहीं था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक एलिटिस्ट सा क्लब है, और उस टाइम और भी ज़्यादा एलिटिस्ट था वो, एक लोधी स्टेट की। लेकिन उसके 2 साल जो हम लोगों ने उसको चलाया मिलके, ऐसी थिएटर क्लब को, हर रोज रात को डिनर के बाद जाके वहाँ रिहर्सल करते थे हम लोग। तो उससे लगातार एक नाटक हर महीने हम लोग तैयार करते थे। तो उसमें बीएम शाही आए एक नाटक लेकर के, जो करने के लिए वहाँ पे। और वो था शांतता कोर्ट चालू है, विजय तेंदुलकर का नाटक था, खामोश जी, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है। उसमें 2 बड़े एक्टर आए मंडी हाउस से, रवि बसवानी, बनवारी तनेजा। और वहाँ फैसल अलकार जी को भी मैं इन्हीं दौरान मिला था। बहुत बड़े बड़े एक्टर, मनोहर सिंह को मिला वहाँ पे, और रघुवीर साय को, सारे थिएटर वालों से वही जुड़ी। अच्छा, तो हम लोग, मेरे को बोले तू कभी टीले पे गया है? मैंने कहा नहीं। कहते चल तुझे टीले पे ले जाते। उन दिनों पे श्री राम सेंटर के ऊपर एक छोटी सी हल्की सी पहाड़ी सी होती थी, जो सामने लॉन है, पहाड़ी क्या बोला, एक ग्राउंड सा बना हुआ था घास का। हाँ, उसमें घास लगा हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग बैठे, शाम का टाइम था, कैंटीन बंद हो गई थी। वहाँ उन्होंने बियर की बोतल खोली और हम लोगों ने बियर एक गिलास पिया। तो मुझे कहते हैं अब देख तू यहाँ जो बैठा है ये टीला है। हाँ, और टीले में कीड़ा होता है, वो कीड़ा अच्छी तरह को काटेगा, सबको काटता है, उसका तो वापस ये आता रहेगा पूरी जिंदगी। जी। तो मेरा नाटक था देयर इज नो एंड, और वो टीले का जो कीड़ा मेरा घुस गया, एंड देयर वाज नो एंड। और तब से मैं थिएटर कर रहा हूँ, हर शाम को थिएटर और दिन के टाइम इंजीनियरिंग। सर, आपके वहाँ एनएसडी से आपके जो साथ के लोग थे, कुछ लोग फिल्म इंस्टीट्यूट से भी शिक्षित थे, आप भी फिल्म इंस्टीट्यूट में वहाँ गए हैं, वहाँ कोर्स किया है आपने, तो कभी फिल्म सिटी, बॉलीवुड, वहाँ जाने की इच्छा कोई आप में पैदा नहीं हुई? आपने थिएटर को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी?
हाँ, मेरे को थिएटर से लगाव था। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सुधीर मिश्रा, सुष्मिता मुखर्जी, अनिल मेहता, बीना पॉल, इतने सारे, सुधांशु मिश्रा, तो इतने सारे लोग आए और गए, और मैं थिएटर से डटा रहा। एक तो पहली चीज थी कि मुझे अपनी नौकरी, मैं लुत्फ आने लगा था इंजीनियरिंग में, वो मैं छोड़ना, मेरे पेरेंट्स भी की भी देखभाल करना चाहता। लेकिन कभी कभी दिल्ली में बैठे बिठाए मुझे फिल्मों के ऑफर मिले, जैसे मुझे मद्रास कैफे में रोल मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी स्टाफ। मुझे ठीक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी में बहुत अच्छा, मैं शाइनी आहूजा का बॉस बनता हूँ, मैं एक होटल खरीदने जाता हूँ, ओछा पैलेस। तो ऐसे 4-5 फिल्मों में, एनी गिव दोज वंस फिल्मों में भी काम किया मैंने। टेलीविजन सीरियल तब दिल्ली में बहुत बनते थे, टेलीफिल्म, और वो उस उनमें समय दूरदर्शन अकेला था, दूरदर्शन के लगता था उसमें। और दूरदर्शन पे जो स्तर था इसका, नाटकों का, सीरियल्स का बहुत ऊंचा स्तर था उस समय। बहुत ऊंचा तो था। आपने दूरदर्शन पे भी काम किया है, आकाशवाणी में भी, और आकाशवाणी में तो अभी भी कभी कभी रेडियो प्रोग्राम आता है, एंकरिंग करता हूँ, वर्ल्ड थिएटर डे पे, या पानी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। और पर्यावरण तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपने पिताजी के साथ मिलकर किताब लिखी, इरिगेशन प्रैक्टिस एंड डिजाइन। इसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है। देखिए, आदमी कला और इंजीनियरिंग के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, मेरे दिमाग में भी होता था कि जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के शाम को जो मिलता था कलाकारों से, तो उसका जो लुत्फ कुछ और ही था, उसका मिठास कुछ और ही था। तो मुझे मुझे उस टाइम लगता था कि इंजीनियरिंग बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। एक ब्रेक्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ वहाँ पे, कोलकाता में। जी सर। तो वहाँ पे ब्रेक्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल में हम लोग गए। तो वहाँ उस टाइम पे जब बारिश हुई, 200 साल में कहते हैं सबसे ज्यादा बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि ब्रेक्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल पोस्टपोन हो गया 3-4 दिन। और हम लोगों को एक ओके। धर्मशाला में ठहराया। एक्टर लोगों को इतना भाव तो दिया नहीं जाता था फिल्म एक्टर्स के लिए। एक धर्मशाला में ठहरे थे, और उसमें फर्स्ट फ्लोर में ठहरना पड़ा, क्योंकि नीचे जो थी बाढ़ आ गई थी। तो मैंने 3 दिन में क्या देखा, मैंने देखा कि बाहर पानी में जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो सड़क के साइड में रहते हैं, सड़क के किनारे। वो लोग 3 दिन तक गर्दन जितना ऊंचे पानी में रह रहे थे। उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने की, उनके बर्तन फ्लोट कर रहे थे। तब मैंने कहा, यार ये तो पानी है, जी सर। और ये ड्राई नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है। बिकॉज थिएटर आपको ह्यूमैनिटी से जोड़ता है, ये तो जी सर। ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, और ये ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, और इसको इसको मैं क्यों ड्राई समझ रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कहा, यार मुझे तो अपनी इंजीनियरिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, उससे मेरा ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आई बिकेम पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, ऑल्सो, कला के ऊपर तो था, ऑल्सो, पर्यावरण के लिए भी। पर्यावरण के लिए भी। और पर्यावरण के लिए पैशनेट होने का मतलब, मैंने कहा इसमें कैसे इन्वॉल्व हूँ। मेरे पिताजी के साथ मिलके मैंने एक इंजीनियरिंग, मेरे पिताजी भी पहले बहुत फेमस सेंट्रल वाटर कमीशन के फाउंडर में से माना जाता है, के बी खुशलानी, कीमत बहारमल खुशलानी मेरे पिताजी थे। उन्होंने ओरिजिनल किताब तो उन्होंने लिखी थी, उनके साथ मिलके फिर मैंने उसको मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट किया, कि उस टाइम हमने इंजीनियरिंग मैट्रिक सिस्टम में की थी। मेरे पिताजी सर ये ने 5 वॉल्यूम्स हैं इस बुक के, आपको कितना इसमें समय लगा? 10 साल। 10 साल। तो वहाँ बैठे बैठे हम उसको, जो मैट्रिक सिस्टम में उसको सारा बनाया किताब को, तो उससे क्या हो गया कि मैं इंजीनियरिंग में मेरी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो गई। तो मुझे इंजीनियरिंग में भी लुत्फ आने लग गया, और मुझे थिएटर में भी लुत्फ आने लग गया। उनका आपस में एक तरह का संवेदना, आपस में एक तरह की बातचीत शुरू हो गई। और मेरे अंदर, और परमात्मा तो थे ही सब चीज़ों को जोड़ने के लिए, और उन्होंने मुझे जोड़ के रखा। फादर सरकार के बारे में एक चीज बताना चाहूँगा। जब हम लोग गए थे वहाँ कोलकाता में, तो बाढ़ ये में थर्ड थिएटर की बात,
थर्ड थिएटर किसे बोलते हैं सर, ये थर्ड थिएटर? हाँ, वो बताता हूँ। तो बादल सरकार के साथ हमने एक वर्कशॉप किया था जब मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में था ना, तो वहाँ पे हम जी लोग सर। सिर्फ प्रोसीनियम थिएटर का, प्रोसीनियम कहते हैं जो स्टेज के ऊपर थिएटर होता है, सिर्फ ठीक है सर। प्रोसीनियम थिएटर करते थे। तो प्रोसीनियम थिएटर से आगे मुझे पता नहीं था। हाँ, बादल सरकार ने हमें इंट्रोड्यूस किया टू स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक, सोशल इश्यूज के ऊपर। उनका थिएटर को बोलते थे थर्ड थिएटर। वो बर्टोल ब्रेक्टर को प्रोपोन करते थे, लेकिन ही वाज ग्रोटोस्की का वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किए थे जी सर। यूरोप में जाके, और उनसे टेक्निक सीखे थे, कुछ अपने भी टेक्निक सीखे। उन्होंने हमारे साथ 15 दिन का वर्कशॉप किया था श्रीराम सेंटर में। और उसके बाद हम लोग नुक्कड़ नाटक करने कनॉट प्लेस भी गए थे एक इशू जी को सर। लेकर। एम.के. रैना के साथ हमने जुलूस भी किया था नाटक, मतलब जी सर। और दूसरा किया था स्पार्टकस। और बादल सरकार के साथ मिलके हम लोगों ने एक नाटक किया स्पेंशन, जो स्टोरी ऑफ अ विलेज इन चाइना। और भोमा, बादल सरकार का भोमा नाटक था, उस आदमी के ऊपर जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हम लोग नाटक करते करते रोने लग जाते। तो सोशल इश्यूज पे फिर तब वर्कशॉप थिएटर था, फिर ये लोग सुधीर, सुष्मिता, ये सब लोग बम्बई चले गए। तो फिर हमने एक दूसरा ग्रुप बनाया दूसरे मित्रों के साथ, जिसका नाम था थिएटर यूनियन। उसमें अनुराधा कपूर, माया राव, कृष्ण त्यागी, रागिनी, आयन लाल, अनुराधा और अनामिका हक्सर। तो सर ये थिएटर जो है ये क्या जो हमारा कभी मार्ग से भटक जाते हैं कोई युवा, कुछ और लोग, तो क्या नाटक उनको वापस लाने में सहायक होता है? किस तरह के मार्ग जीवन जी, जैसे कोई नशे की तरफ चला गया, कुछ और कोई बदमाशी गुंडागर्दी करने लग गया, तो उसको क्या वो जो आपकी जो मेन धारा है उसमें वापस लाने का कार्य ये नाटक, ये थिएटर ये कर पाता है, इसमें सक्षम है? थिएटर थेरेपी का काम करता है। IIIT में जहाँ मैं पढ़ाता था, वहाँ पे मैंने बादल सरकार का कोर्स शुरू किया पहले, बिकॉज वो मेरे को, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो मैंने बादल सरकार का मॉड्यूल, प्रॉब्ली द ओनली प्लेस वेयर ही इज टॉट, वहाँ पे मैंने बादल सरकार का मॉड्यूल शुरू किया उस थिएटर का। और वर्कशॉप बहुत क्या बोलते हैं, इंटीमेट वर्कशॉप्स होते हैं, जिससे लोग अपने अंदर झांक सकते हैं अपने ऊपर, और अपने को वो समझ सकते हैं, और एक दूसरे से सपोर्ट लेके कर सकते हैं। तो उसमें मैंने जो लोग हकलाते थे उनके हकलाना बंद किया है। विदिन 15 डेज लोग जिनको स्टेज फियर होता था उनको और मैं लोगों को ये बताता हूँ कि तुमको अगर इंटरव्यू अच्छा देना है तो इंटरव्यू में क्या, ग्रुप डिस्कशन, जो स्टूडेंट जब जाते हैं, अब देखिए थिएटर की सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेज पे जाके और रिव्यूज अच्छे मिल जाए, आपको ताली मिल जाए और काफी, लेकिन आप जब स्टेज पे जाते हो तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अब जैसे आप ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें 15 लोग खड़े बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप कैसे शाइन करोगे? आप तो झिझकोगे, मैं बोल दूंगा तो दूसरा क्या समझेगा। मैंने बोला ये तुम्हारी गलती है, तुम ये सोच रहे हो कि दूसरा क्या समझेगा, उस चक्कर में तुम दूसरा आदमी आपसे बाजी ले जाता है। मन में ये सोच के चलो कि मेरे से बड़ा बेवकूफ वो सास वाला बैठा है, नॉट इन डेरोगेटरी वे, बट ये कि वो अगर मैं डफर हूं तो वो मेरे से बड़ा डफर, और बोल दो जो तुमको बोल रहा है, उस बंदे को तो दोबारा मिलने वाले नहीं हो कभी भी, तो क्यों झिझक रहे हो? तो स्टूडेंट्स से ये जो बाद में मेरे को पास आउट होने के बाद भी स्टूडेंट्स मेरे टच में रहते हैं, तो ये बताते थे कि सर आपकी जो कॉन्फिडेंस दिया मुझे ये जॉब मिल गई, मेरे ग्रेड दूसरों से कम थे लेकिन मुझे जॉब मिल गई बिकॉज आई इम्प्रूव माई सेल्फ। दूसरा एनिमेशन एंड ग्राफिक्स सिखाता था, फिल्म मेकिंग से FTI में भी मैंने एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का कोर्स ट्रिपल जब डायरेक्टर थे तो वहाँ शुरू किया था। तो सर संवाद में ये लाइंस हाँ जी,
ये संवाद में लाइंस जो साहित्य है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसका संवाद को बोलने का तरीका, उसमें प्रभाव जो अलग तरीके से आते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? देखिए, लाइन के तो मैं आपको किससे सुनाऊंगा, इतने सारे न्यूमरस किस्से हैं मेरे, इतने सारे नाटक किए, कई 50 नाटकों में काम किया मैंने। तो यानी उसमें लोग लाइन भूल जाते हैं तो उस टाइम क्या करना होता है। तो उस टाइम तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या। अब मुझे याद, आपने एक किस्सा सुना था कि एक नाटक था स्पार्टकस, उसमें स्पार्टकस एक बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवी भी आ चुकी है, और उसमें वो एंड में वो क्या करता है कि जो आई वॉज अ बटेटू था, मैं स्लेव डीलर था मैं, तो मैं 2 लोगों को लड़ाता हूँ आपस में। ये लोग वहाँ के जो बड़े बड़े रॉयल लोग हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, तो मैंने 2 लोगों को लड़ाया। तो एक उस्ताद भागा भागा आके बोलता है कि मालिक आप क्या कर रहे हो, आपने गोरे और काले को लड़ा दिया है, तो एक तरह का वो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड कास्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, जो भी उनका कलर प्रॉब्लम हो जाएगी। हुआ क्या कि श्रीराम सेंटर के बेसमेंट में उस टाइम, अभी बेसमेंट में बंद कर दिया है, तो बेसमेंट में मेरी लाइन थी कि वो आता है मेरे पास और मैं उसको बोलता हूँ कि वो मेरे को मना करता है, मेरे को तो उसकी बात नहीं सुनता। तो हुआ क्या कि मैंने चक्कर काट लिया और दूसरा एक्टर आया ही नहीं। काट दिया, ऑडियंस बैठी चारों तरफ, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा अबे उस्ताद कहाँ है तू, जोर से चिल्लाया। तो पता चला कि उस्ताद जी जो एक्टर कर रहे थे वो डायरेक्टर के साथ बैठे हुए थे अंदर ग्रीन रूम में। जब उसने सुना तो भागा भागा आया। जी सर। कहते क्या करूं मालिक, डायरेक्टर का नाम लेना शुरू किया, रह करके उसने बोला। तो मैंने कहा अरे 2-3 उसको सुना दिए मैंने अच्छे खासे, निकल यहाँ से बाहर। ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि क्या किया था। उस टाइम पे हाजिर जवाबी तो बहुत जरूरी है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी सर, दोनों चीजें जरूरी है। लाइनें तो जरूरी है, लेकिन अगर लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन भी जाती है तो आपको उसको ट्विस्ट करके ठीक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि क्या हो क्या नहीं। वो चरित्र में कैसे घुसना है ये बड़ा मुश्किल काम है सर। अब जैसे प्रकृति जब शुरू हुई होगी, सृष्टि जब आरंभ हुई होगी, तो जो भी पहले प्राणी बना होगा, पहली संतान हुई होगी, उसने माँ ही शब्द बोला होगा, ये ऐसा तो लगता है। और वो माँ जिस पीड़ा जिस दर्द से बोला होगा, तो सारी जितनी माएँ हैं सृष्टि की, उनके दूध उतराया होगा, वो उसको भोजन देने के लिए तैयार हुई होंगी। तो वो जो प्रभाव है एक संवाद में, वो तो कैसे आ पाता है? जो अब जो तो भोग रहा है, जो स्थिति में है, उसकी तो वो भावना हो सकती है, लेकिन जो एक कलाकार है वो उस स्थिति को कैसे जी पाता है? अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, उसके बारे में आप मुझे मौका जरूर दीजिए। मैंने जो हमारा सर थिएटर जो है रिचुअल्स में से निकला है, ठीक है, तो फोक फॉर्म भी रिचुअल में से निकले हैं। मैं मेरी 2 मैगजीन हैं जिसके बारे में आपने इंट्रोड्यूस किया था। एक है वन वर्ल्ड, ONEVORLD.org। तो उसमें तो मैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जिस फील्ड पे मैंने काम किया है उसके बारे में करता हूँ। और दूसरी मेरी मैगजीन है stagebuzz.in। तो स्टेजबज़ में मैंने एक अपने स्टूडेंट्स को मैं प्रोजेक्ट देता था कि आप रिसर्च करो फोक फॉर्म्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। सारे फोक फॉर्म्स को हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर रिसर्च किया है, स्टूडेंट्स को गाइड करके, और उसके ऊपर हर एक फोक फॉर्म के ऊपर एक अलग से आर्टिकल लिखी है। मेन आइडिया है, हमें तो छोटा सा इंसान हूँ, एक ब्लॉग चला रहा हूँ, अपनी तरफ से मुझे एक प्रक्रिया करनी है कि मुझे फोक फॉर्म्स को उजागर करना है, क्योंकि हमारे भारत की अपनी भी एक वो है कल्चर, वो है
गरिमा है। गांव गांव में ये नाटक तो छोटे छोटे, जैसे हिमाचल में करियाला है, दहजा है, तो आपके उधर नौटंकी है, ये सब विधाएं नाटक से ही जुड़ी हुई हैं। तो फोक तो उसमें है ही है सर, फोक से ही पैदा हुआ है सब। तो बिल्कुल, फोक से फोक क्लासिकल तक की ये कैसे सफर? फोक से क्लासिकल तो देखिए, आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म इवॉल्व तो फोक से ही होते हैं, जी लेकिन सर। किसी पर्टिकुलर फॉर्म का काम हो जाता है तो उसकी नॉन्सेस अलग अलग से हैं, और नॉन्सेस उससे निकाले जाते हैं, काम ज्यादा होता है, ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो धीरे धीरे उसके उसकी जो लैंग्वेज है उस फॉर्म की बन जाती है, तो फिर क्लासिकल फॉर्म बन जाता है और उस पर ज़्यादा काम होता है। फिर उसको एलिट लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, रईस लोग अपनी बेटियों को और बेटों को भेजते हैं वो सीखने के लिए वो फॉर्म, तो फॉर्म क्लासिक हो जाता है। लेकिन इस फोक फॉर्म के बारे में एक बहुत बड़ी दुविधा है मेरे दिमाग में। प्रसन्ना एक बहुत फेमस डायरेक्टर है, और जी उन्होंने सर। उन्होंने एक चक्रा करके एक अपना वो चलाया है, एक वो हैंडीक्राफ्ट का एम्पोरियम बनाया है। वहाँ लोग, गांव के लोग जो है वो उसके साथ हैंडलूम करते हैं, और उसको फिर बेचा जाता है उसके थ्रू, चक्रा के थ्रू। तो उसने अब जीएसटी जो उसने वो हंगरस्ट्राइक किया था कि मैं जीएसटी हैंडीक्राफ्ट पे नहीं लगाई जाए, और ये मेरा एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि आप इसके बारे में सोचिए कि अगर हमको पुरानी कलाओं को और पुरानी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है तो उनको किसी न किसी तरह से प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक नहीं है तो सर। खत्म हो जाएगा। और हमारा जो अभी जो हमारी अभी सरकार है वो भारत की गरिमा को, भारत के कल्चर को, सबको बढ़ाना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये चीज़ें छोटी है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और तभी वो बढ़ेगा। अब जैसे मैं अपने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया था कि तुमको दो फोक डांसेस पे का रिसर्च करना है, और उसके बाद उससे उसको लिखना है और वो डांस करके भी दिखानी है, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा वो देखेंगे कहाँ, फोक फॉर्म तो खत्म हो रहे हैं। मैंने तो बताया कि जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो उस एंड में फोक डांस आते हैं, उनका ताल कटोरा स्टेडियम में उनका परफॉर्मेंस होता है, वहाँ जाके देखो, और रिसर्च तो अब लिखी हुई होती है, तो उसको ट्राई करने की कोशिश करो, कि वो थिएटर के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि सर आपकी बात रिपब्लिक डे परेड में आया ही नहीं कोई फोक फॉर्म। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे वेल नोन थिएटर सर ये जो ये हमारे नाटक हैं, थिएटर है। बात खत्म करना चाहूँगा। ठीक है सर, वामन केंद्र ने मुझे बताया कि नेशनल स्कूल ड्रामा फोक ट्रेडिशन के ऊपर नाटक करता है उनका भारत रंग महोत्सव में। तो मैंने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा, और उन्होंने एनएसडी में वो देखे फोक ड्रामास, और बाद में उसको उसके ऊपर किया वीडियो। अगर मेरे पास होगा तो मैं कहीं उसको सर्च करूँगा, आपको उसके लिंक भेजूंगा उसके वीडियो। ठीक है। स्टूडेंट्स ने डांस किया, उसके ऊपर रिसर्च किया। तो अब हम लोग सब अपनी अपनी तरफ से छोटी छोटी तरह से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है हम लोगों को कि प्रोसीनियम थिएटर जो है, ऑडिटोरियम का थिएटर, और जो फोक फॉर्म्स है, जो विलेज कल्चरल लाइफ के साथ जो लोग पूरी रात भर बैठे रहते हैं। रामलीला, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो रामलीला देखने जाते तो रात भर चलती थी रामलीला, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो हम सोचते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। सॉरी, अब आप सवाल पूछिए। हाँ सर, ये जो नाटक हैं, ये कलाएं हैं, इसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? अगर रोजगार के साथ ना जोड़ें तो जो मेन स्ट्रीम है, जो हमारे लोग हैं, वो इसके साथ कैसे जुड़ पाएंगे? तो कैसे ये इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है? जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ जो नाटक होता है, महानगर हैं वहाँ तो फिर भी इनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है, थिएटर हैं, नाटक किए भी जाते हैं। तो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हिमाचल है, तो इसमें कैसे प्रोटेक्शन मिले इन थिएटर्स को, और ये कैसे उपादेय हो सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, या कोई इनमें और तरीके हैं जिससे कोई ये रोजगार पैदा कर सकते हैं? जय नारायण जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है।
इसके ऊपर हम लोग खून के आंसू बहा सकते हैं। नहीं केवल इवन इवन जो दूसरा ना थिएटर है, प्रोसीनियम वाला है, उनको भी पैसों की कमी है। और वो मेरी सबसे बड़ी जो मेरा जो शिकायत है वो इससे है कि मुझे याद है मैंने एक नाटक किया था रुचिका थिएटर ग्रुप के लिए। उस नाटक का नाम था बोरिस वैन का एम्पायर बिल्डर्स। बेसमेंट में किया था। टोटल मेरा खर्चा है उन दिनों में पैसों की वैल्यू ज़्यादा थी। 900 रुपये में मेरा टोटल, मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए थे उस टाइम पे। फिर टोटल 900 रुपये लगे थे मेरे। जी सर। और अब देखो, अब ऑडिटोरियम का किराया 30-40 हज़ार रुपये है। कहाँ जी से? सर। और लोग चाहते हैं, पार्सल चाहते हैं नाटक देखने के लिए। तो ना तो प्रोसीडियम थिएटर, ना तो फोक फॉर्म थिएटर, कहीं पे भी वो इनकम नहीं होती। फिल्मों में तभी इसीलिए सर फिर ये बेचारे इसीलिए फिर ये यूट्यूबर्स का और दूसरा ये ज्यादा उधर लोग भाग रहे हैं, वहाँ वो स्तर जो है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है सर। सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर एक डायरेक्टर हूँ, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, मैं एक्टर को या तो पैसे दूंगा नहीं, या दूंगा तो बहुत थोड़े से दूंगा। जी एक्टर सर। को काम मिल जाता है बाहर, जी तो वो सर। कहता है सर मुझे अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एक्टर को कितना भी समझा दो कि भाई योर शो कम्स फर्स्ट, लेकिन उसको अगर कमाई मिलती है तो टेम्प्ट हो जाता है। बहुत सारे डायरेक्टर इसी परेशानी में रहते हैं कि मेरा एक्टर भाग गया टेलीविजन की तरफ। जी सर। ये जो चीज़ वहाँ कमाई होती है, और थिएटर में अगर होती है तो बहुत कम होती है। तो ये ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। स्टेट स्टेट सपोर्ट की तो ज़रूरत है कल्चर को बचाने के लिए। सेल्फ सस्टेनिंग मुश्किल है, जी सर। हिस्टोरिकली देखा गया हमने। और अगर कमर्शियल थिएटर होगा तो उसमें बहुत सारे कंप्रोमाइजेस होंगे। आप बहुत सारे और इसी कंप्रोमाइजेस करोगे। सर इन्हीं में कोई और ऐसी विधाएं हैं जिनसे हमारे बच्चे हैं वो उधर को जा सकते हैं, जैसे आप एनिमेशन ले रहे हैं एड्स फिल्म के लिए या दूसरी चीजों के लिए, वो उधर कोई ऐसी विधाएं हैं जहां से हमारे बच्चे जो हैं उधर को जुड़ाव हो जाए और कलाएं उनको ये रोजगार देना लग जाए हमारे नहीं तो हिमाचल में अगर या दूसरी दूसरे। फील्ड है ना, अगर एनिमेशन की फील्ड है तो अलग फील्ड है। जी एनिमेशन जो सर। है आप बैठे रहो डेस्क पे, जो बंदा स्टेज पे खड़े होके सीना चौड़ा करके बात करता है, हाथी फैला के ऊपर कर रहा है, वो जी थोड़ी सर। बैठ के वहाँ बच्चे वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। माउस को चलाएगा, चूहे को चलाएगा कंप्यूटर के ऊपर? नहीं, उसको तो उसमें हमारे जो दर्शक हैं वो भी कम हो गए हैं सर। जो पहले नाटक होते थे, हम स्कूल में कॉलेजेस में देखते थे नाटक, तो हजारों की भीड़ होती थी, हमें कहीं से देखने के लिए गर्दन निकालने के लिए भी जगह नहीं बचती थी, इतनी भीड़ होती थी। अब नाटक देखने के लिए लोग जो हैं वो बहुत कम आते हैं। ये मीडिया का प्रभाव है, दूरदर्शन का प्रभाव है, ये क्या है कह नहीं सकते। लेकिन ये थिएटर तो तभी बचेगा अगर दर्शक होंगे सामने देखने वाले, और वो तो सबसे बड़ी कैसे बात क्या है, पॉसिबल। ये भी एक नशा है। अगर आप लाइव नाटक देखो ना, जीवित एक्टर्स को आप देखो, उसका मजा ही कुछ और है। कि आप लाइव में हो और लाइव को देख रहे हो, और एक स्क्रीन पे देख रहे हो जो एक्टर ने 20 साल पहले जो शॉट मारा है, या 10 साल पहले, या 6 महीने पहले, उसके तो फोटो देख रहे हो ना। स्टेज पे आप ज्वलंत एक्टर, और वो एनर्जी देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्टर है वो अपनी एनर्जी फेंकता है ऑडियंस पे, अगर लाइव होता है तो। जी सर। और लाइव नहीं होता तो ठीक है, वो उसकी भी अपनी एक कुछ करिश्मा है, लोग कहेगा बहुत परफॉर्मेंस है, जबरदस्त है। तो वो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंकरेज करें कि तुम लाइव थिएटर देखो, स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत थिएटर वगैरह कर हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो थिएटर कॉम्पिटिशन के लिए ही तैयार करते हैं बच्चों को।
या नुक्कड़ नाटक करते हैं सोशल इश्यूज के ऊपर, तो वो भी जो होता है वो वो तो सोशल इश्यूज के लिए होता है ना, लेकिन वो फिर स्टूडेंट्स कंपटीशन करके फिर बाद में उसी से हट जाते हैं सर, आगे। ये जो नाटक है हमारे अधिकतर जो एडल्ट हैं या जो ग्रोन हमारी पॉपुलेशन है उसको सामने रख के किए जाते हैं, तो बच्चों के लिए भी क्या ऐसी कोशिश प्रयास किए जाते हैं बच्चों अरे जिन बहुत बहुत ताकि लोगों ने कहा बच्चों का भी इंटरेस्ट उसमें रुचि। आपको पता है दादी पदम जी ने कितना अच्छा काम किया था पपेट थिएटर के ऊपर, और वो उन्होंने उसका इतना अच्छा काम किया था दादी पदम जी ने। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक चलाता है बच्चों का जो वो है, जी सर, थिएटर फेस्टिवल चलाता है, उसमें बच्चों बीच के में फोन आ गया था। उन्होंने बच्चों का वो जो थिएटर का जो वो है क्या बोलते हैं चिल्ड्रन थिएटर के ऊपर स्पेशल उनका एक सेक्शन है जिसमें होता है। एक मिनट मेरे को बाहर आना पड़ेगा थोड़ा शायद। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, संस्कार अंटोली है, ये नेशनल ड्रामा के हैं, और तो थिएटर टाई बोलते थे पहले उसको, जब बैरी जॉन ने इसको शुरू किया था नेशनल ड्रामा में, बाद में राम गोपाल बजाज ने उसको नया नाम दिया था, बहुत ही सुंदर नाम दिया था। तो ये बच्चों का थिएटर होता है और स्कूलों में भी होता है, वैसे होना चाहिए, और भी ज़्यादा काम होना चाहिए बच्चों के थिएटर, और होना चाहिए और होता है, लेकिन जी सर। हर चीज़ की गुंजाइश है, हर चीज़ को ज़्यादा करने की गुंजाइश है। तो अडल्ट थिएटर इतना ज़्यादा अडल्ट नहीं होता, वो भी हमारा थिएटर काफ़ी क्लीन है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जी सर। और बहुत ही सर, ये जो हमारे नाटक होते हैं तो ये इनमें ह्यूमर और जो हास्य नाटक हैं वो कुछ उनका स्तर, उसके बारे में कुछ बात करेंगे सर? देखिए, मैं बताऊं, थिएटर में स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन स्तर गिराया है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में अच्छी क्लीन शोज होते हैं, लेकिन स्तर जो नीचे हुआ है तो वो स्टेज पे नहीं, थिएटर पे नीचे नहीं है। ह्यूमर अपनी जगह पे एक अपना वो है, उसकी अपनी क्वालिटी है, और उसको बिकॉज आर्ट इज फॉर ब्लेसेडनेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और अगर आप जी आर्ट को ब्लेसेडनेस की तरह नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है उसका आर्ट का। तो वो अच्छे अच्छे लेखकों का अच्छा कॉमेडी, मैंने भी काफ़ी कॉमेडीज की है। मैंने उसका मॉलियर का मॉक डॉक्टर किया था उससे, तो मुझे कविता नागपाल ने लिखा था खुशलानी रिडीम द शो, हेडलाइन में लिखा था। जी। पहली बार किसी एक्टर का नाम हेडलाइन में लिखा गया डायरेक्टर की जगह पे, बड़ी खुशी की बात थी। बढ़िया। तो मतलब कहने वाला कि कॉमेडी का सबसे बड़ा एडवांटेज कॉमेडी का क्या है कि आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। जी सर। जो अगर आप सीरियस नाटक करोगे, ऑडियंस सब बैठी है, आपको पता नहीं क्या सोच रही है, ये कॉमेडी में आपको एकदम पता लग जाता है, ऑडियंस रिएक्ट करती है, आप पॉजेस देते हो फिर उसके बाद बोलते हो। तो कॉमेडी का ये तो एडवांटेज है एक्टर को कि वो ऑडियंस के साथ खेल सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है, जो दूसरे में चीज़ों में नहीं होते, लेकिन उसका एक अपना एक पावर है, दूसरा है। ये जो कोरोना काल है और समाज में जो टेंशन हैं, तनाव हैं, इसके कारण हमारे समाज में ये जो अवसाद है इसकी वृद्धि हुई है, उसको रिलीज करने के लिए नाटक, थिएटर, फिल्में, हास्य, व्यंग्य, साहित्य, इसका तो बहुत सहयोग है और आप लोग इसमें लगे हुए हैं। आपने ये एक स्टेज बज जो है आपकी ई मैगजीन चलाई हुई है, उसमें आप आलोचना भी करते हैं, पुस्तकों की आलोचना भी है, कल्चर की जो हमारा ये संस्कृति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इनके बारे में भी लिखते हैं। तो थोड़ा सा स्टेज बज मैगजीन के बारे में और पर्यावरण के बारे में चलते चलते थोड़ा सा हिमाचल के लिए। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया स्टेज बज के बारे में बोलने के लिए। ये 2004 में मैंने शुरू की थी, 2007 में उसको और तेजी से मैंने इसको काम चलाया। और क्या था कि पहले पायनियर में मैं कई रिव्यूज लिखता था, उसके बाद मिड डे में लिखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है थिएटर न्यूज़पेपर ने भी थिएटर के
स्पेस कम कर दी, जो रिव्यूज से कम कर दी उसको। हमने अब सारे क्रिटिक्स को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया, तो मैंने कहा कि इनके भरोसे तो रहना नहीं है। हाँ। जी सर। तो इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, स्टेज बस। तब स्टेज बस इन्फो था उसका नाम, और उससे मैं लिखना शुरू किया। फिर कुछ और लोगों ने भी, जो दूसरे क्रिटिक जैसे केवल अरोड़ा है और 2-3 और लोगों ने लिखना शुरू किया मेरे साथ। उसमें खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही उसको डिज़ाइन किया मैंने, और कुछ कुछ कभी कभी स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर शुरू से ही रात को बैठ के मैं उसकी डिज़ाइन करता था, उसको एडिट करता था, और लिखता भी मैं ही हूँ, और उसमें पिक्चर्स भी मैं ही डालता हूँ, मतलब सब कुछ करता हूँ। और लेकिन लोग बहुत लिख रहे हैं, इतने सारे लोग लिख रहे हैं उसमें मैगजीन में, क्योंकि उनको एक क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और मैं हमेशा सोचता था 20-30 हज़ार लोग पढ़ते होंगे, तो निश मैगजीन है। एक दिन मैंने सडनली देखा कि 1,80,000 लोग पढ़ रहे हैं उसको। कैसे हो सकता है भाई, वहम हुआ। एक हफ्ते बाद किया तो पता चला 1,085 हो गए। अच्छा सर। 15-20 दिन के बाद और किया तो करीब 2.25 लाख हो। अल्टीमेटली जब लास्ट मैंने चेक किया था 3 महीने पहले, तो 3 लाख लोग पर मंथ उसको पढ़ रहे थे। जी सर, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत अचीवमेंट है सर ये तो। अब तक और मैंने देखा है सर, आप ये जो स्टेज वर्ल्ड ग्रुप जो आपने फेसबुक पे चलाया हुआ है, इसमें भी आप बहुत प्रोत्साहन करते हैं नए लोगों का, नए कलाकारों का, नए जो आर्टिस्ट हैं आपके चित्रकला में, पेंटिंग्स में और नाटकों में, खूब इसमें आप प्रोत्साहन देते हैं। और तो ये कला का ये एक बहुत बड़ी सेवा है सर जो आप कर रहे हैं, और साइंस की तरफ से होके भी, और इंजीनियरिंग के बाद भी आप इनसे जुड़े हुए हैं और कलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और सारा तो आपका, मेरे ख्याल में अगर ये हमारा 1 घंटा हो गया है तो सारी बातें तो एक साक्षात्कार में की नहीं जा सकती। आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास ये सारा, बहुत सी चीजें पूछने के लिए रह जाती हैं, लेकिन ये कभी कार्य संपूर्ण हो नहीं पाता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, हमारी कला संस्कृति भाषा विभाग की अकादमी का, और आदरणीय डॉक्टर हितेंद्र ये करम सिंह जी का, और जो हमारे सचिव हैं, और आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी जो संपादक हैं साहित्य कला संवाद के। तो मैं, हमारी ये कोशिशें रहेंगी, हमारा प्रयास रहेगा कि आप दोबारा इस मंच पे आएं और हमारे उपयोगी कुछ बातें जो हैं वो हिमाचल के उपयोग के लिए, हिमाचल के कलाकारों के उपयोग के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कुछ और साझा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ विदा लेते हैं सर आपसे, और सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। धन्यवाद देना चाहूंगा आपके एकेडमी को, और आपको इतनी सुंदर तरीके से आपने इसको चलाया, इसका मंचन किया, और इतने सिस्टमेटिकली आप लोगों ने सारा काम कर रहे हैं। पर्यावरण पे बात रह गई, वो फिर कभी आगे चल के नहीं, तो आप पूरी करिए, मैं वो बात ले सकते हैं, टाइम कुछ ऐसा नहीं। 2 मिनट की मैं कहना चाहूंगा, वन वर्ल्ड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है। वो तो पर्यावरण बहुत बड़ा इशू है। वन वर्ल्ड जो है वो पर्यावरण के इशू के ऊपर है, और उसमें मैं आपकी किताब में से भी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, डैम, बांधों के ऊपर, पानी के ऊपर, और थोड़ा बहुत उसमें फिलॉसफी भी डाली हुई है हमने, मिस्टिक ट्रेन। जी सर। तो उसके ऊपर बहुत सारा चीजें हैं, उसको टाइम मिलेगा तो उसको अगली बार बात करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से। वन वर्ल्ड जो है वो दूसरा टॉपिक है। बिल्कुल सर, वो जो बांध हैं और पर्यावरण है, वो इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है, जिसको मैंने जानबूझ के इस साक्षात्कार में नहीं लिया, क्योंकि हम फिर बीच में उलझ जाते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। मैंने ज्यादा इस साक्षात्कार में कलाओं से संबंधित जो आपसे बातचीत थी उसी पे ध्यान रखा, उसी पे जोर रखा। तो अगले साक्षात्कार का इंतजार रहेगा। हम अकादमी से अपने अनुरोध करेंगे कि आपको दोबारा बुलाएं, और हम
आपसे भी ये अनुरोध करेंगे कि आप जब भी अकादमी आपको निमंत्रण दे, आमंत्रित करे, तो आप जरूर समय निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अकादमी का, कला संस्कृति भाषा अकादमी का, डॉक्टर करम सिंह जी का, आदरणीय हितेंद्र जी का, और सबसे बहुत आभार, सबसे बड़ा आभार तो आपका, जिन्होंने मेरे एक छोटी से प्रार्थना पे इतना समय दिया, और सारे श्रोताओं का, दर्शकों का, जिन्होंने बड़े शांति से हमें सुना। विदा, सादर आभार। आदरणीय साहित्य कला संवाद, साहित्य कला संवाद, साहित्य कला संवाद। नमस्कार, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।